हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग हाइड्रोकार्बन तथा उसके प्रकार देखे थे पिछले लेक्चर में, जिसमें हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त तथा असंतृप्त होते हैं। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, और दूसरा है बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला। अगर कोई चीज बंद रहेगी, जैसे खुली श्रृंखला किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके दोनों सिरे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, स्वतंत्र। जैसे ये कार्बनिक यौगिक है, इनके दोनों सिरे कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। बंद श्रृंखला क्या होता है, इनके सिरे स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये बंद हो गया। तो जो बंद श्रृंखला है, यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ये वृत्त टाइप की संरचना बना रहा है, जिसके कारण बंद श्रृंखला को हम समवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, समवृत्त। जैसे सम में समान, वृत्त में बंद, तो ये समवृत्त हो जाएगा। तो खुली श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, विवृत्त, विवृत्त कहते हैं। बी मीन्स विपरीत, वृत्त मीन्स बंद, तो बंद का विपरीत क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा। बंद श्रृंखला को हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, चक्रीय या वलय यौगिक, और इसे हम क्या कहेंगे, अचक्रीय यौगिक कहेंगे, अचक्रीय यौगिक कहते हैं। अब चूंकि चक्रीय को साइक्लिक कहते हैं, और किसके साइक्लिक, कार्बन की, जिसके कारण इसे हम कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। और खुली श्रृंखला को क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। तो खुली श्रृंखला जिसके दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं। जो खुली श्रृंखला होती है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। खुली श्रृंखला दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला सीधी श्रृंखला, पहला सीधी श्रृंखला, और दूसरा है शाखित श्रृंखला या शाखा युक्त श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में क्या होगा, जैसे कार्बन ये बंध ऐसे सीधा बनाता चला जाएगा, और शाखा युक्त श्रृंखला में क्या होता है, जैसे ये कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें इधर भी कार्बन जुड़ा रहेगा, तो ये शाखा युक्त हो गया। और खुली श्रृंखला देख लेते हैं, ये तीन प्रकार का होता है। जैसे या तो ये एल्केन हो सकता है, या तो ये एल्केन हो सकता है, या एल्कीन हो सकता है, या एल्काइन हो सकता है। तो यहां देख लेते हैं सबसे पहले एल्केन किसे कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है।
जहां n क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है। यदि कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 दूनी 2, 2 में 2 जुड़ा, कितना हुआ 4। तो अगर कार्बन 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कार्बन 2 लें, अगर कार्बन 2 लें तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कार्बन 3 लेते हैं तो n क्या हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये एल्केन होते हैं। अब आगे देख लेते हैं एल्कीन। एल्कीन तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। CnH2n, जहाँ n क्या है, कार्बन की संख्या है। तो यहाँ सबसे पहला एल्कीन क्या होगा, यहाँ ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे छोटा कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन, यानी कम से कम 2 कार्बन इसमें होने चाहिए, क्योंकि कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अगर कार्बन 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। अगर कार्बन 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार एल्काइन देख लेते हैं। एल्काइन किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n -2, जहां n क्या है, कार्बन की संख्या। तो यहाँ भी सबसे छोटा क्या होगा, 2 कार्बन का होगा, 2 कार्बन। तो n क्या हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्बन संख्या अगर 3 लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। अगर कार्बन संख्या 4 लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। तो इस प्रकार ये एल्काइन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम बंध श्रृंखला। ये जो बंध श्रृंखला है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो ये 2 प्रकार की हो जाएंगी। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है समचक्री, समचक्री यौगिक, और दूसरा होता है विषम चक्री यौगिक, विषम चक्री यौगिक। तो नाम से ये दिख रहा है सम, सम में समान, ठीक है, समान। चक्र मीन्स ये बंध श्रृंखला, चक्रीय यौगिक मीन्स बंध श्रृंखला। तो यहां समान का अर्थ क्या है, केवल कार्बन, यानी जो चक्रीय यौगिक बनेगा वो किससे बनेगा, केवल कार्बन का। जबकि यहां देखो विषम है, विषम मीन्स होता है भिन्न, विषम मीन्स क्या होता है, भिन्न, यानी ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन तो हो, कार्बन तो हो, लेकिन उसमें कुछ भिन्न तत्व भी उसके साथ हों, इसे हम क्या कहेंगे, विषम चक्री यौगिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये विषम चक्री में देख लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन हो जाए, ये कार्बन ये ऑक्सीजन। ठीक, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये विषम चक्रीय यौगिक हो जाता है। ये जो समचक्रीय यौगिक होता है ये 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक। दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक।
तो एरोमेटिक, जैसे कि जब आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो एरोमेटिक काफी अच्छा डिफाइन किया गया है। तो हाई स्कूल लेवल तक केवल तुम लोग इतना देखना है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन या बेंजीन से व्युत्पन्न यौगिक को हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन से व्युत्पन्न यौगिक मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे अणुओं से हो जाए, जैसे यहाँ पे OH हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक मीन्स चक्री, साइक्लिक मीन्स चक्री यानी चक्री यौगिक, और एली मीन्स हो जाएगा यहाँ एलिफैटिक हो जाएगा, एलिफैटिक। तो ऐसे चक्री यौगिक जिनके गुण क्या, जिनके गुण किसकी तरह हो, एलिफैटिक की तरह हो, उन्हें हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। मीन्स चक्री तो यौगिक रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। मीन्स इसका जो गुण रहेगा वो किसकी तरह रहेगा, एलिफैटिक की तरह रहेगा, है तो ये चक्री, ठीक है। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो इस प्रकार ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हुआ। आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निरूपण, यानी कार्बनिक यौगिकों को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ हम 5 तरीके आप लोगों को बताएंगे। कितने तरीके, 5 तरीके। तो देखते हैं। यहाँ पहला जो तरीका आप लोगों को बताएंगे, पहला है डॉट स्ट्रक्चर, पहला है डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। दूसरा है डैश स्ट्रक्चर फार्मूला, डैश स्ट्रक्चर फार्मूला। तीसरा है कंडेंस, कंडेंस मीन्स संघनित, संघनित संरचना सूत्र। अगला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। और लास्ट रहेगा कंकाली संरचना, कंकाली संरचना। ठीक, इस प्रकार 5 तरह से हम लोग कार्बनिक यौगिकों को निरूपित कर सकते हैं। पहला है जैसे डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर इसमें हम डॉटेड, जैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, जैसे यहाँ CH4 को हमको CH4 का डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना रहेगा। तो यहाँ क्या है, कार्बन, बीच में क्या आ जाएगा, कार्बन, चारों तरफ क्या रहेगा, एक एक हाइड्रोजन रहेगा, चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन रहेगा। तो कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो चारों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग बताया गया था कि हाइड्रोजन के पास 2 रिश्तेदार आएंगे, तो एक का प्लेट तो है, अब ये दूसरा का प्लेट किससे मांगेगा, कार्बन से मांगेगा, ठीक है। तो कार्बन से लेके ये अपना 2 ये पूरा कर लेगा। सेम इसी प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेगा। और कार्बन के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, जबकि है कितना, 4 है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से लेके ये अपना 8 पूरा कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग केवल ऐसे अगर इसको निरूपित करते हैं तो ये डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो सेम इसी संरचना को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, कार्बन है, ये
एच आ गया, एच आ गया, एच आ गया, एच आ गया, ये डैश लगा है, यहाँ क्या लगा, डैश, यहाँ हम डॉट की जगह क्या लगा दिया, डैश लगा दिए। तो ऐसी संरचना को हम डैश स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लें, जैसे मान के चलिए दो कार्बन है, क्या है, दो कार्बन, और ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो जैसे कि पिछली क्लास में बताया गया है कि कार्बन के चारों तरफ कितनी लाइन होनी चाहिए, 4 लाइन होनी चाहिए। तो एक लाइन तो है ही है, ये 2 3 4, इस कार्बन की एक लाइन है, 2 3 4, और हम बैलेंस कर लेंगे किससे, इसका सबसे अच्छा दोस्त क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हम बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह की संरचना क्या कहलाएगी, डैश स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, संघनित करेंगे। संघनित मीन्स पूरा एकदम समेट देंगे। तो अगर हम इसका संघनित रूप देखें क्या हो जाएगा, ये CH4 हो जाएगा। और इसका संघनित रूप देखें तो यहाँ देखो ये क्या है, CH3, ये क्या लिखा जाएगा, CH3, और सिंगल बॉन्ड फिर से क्या लिखा जाएगा, CH3। तो इस तरह हम संघनित रूप लिखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3 कार्बन का। जैसे कार्बन, ये दूसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरे कार्बन। तो अभी बताया कि कार्बन चारों तरफ 4 लाइन देखनी है। एक लाइन है 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, किससे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन से बैलेंस हो गया। इस संरचना को हम क्या कहेंगे, डैश स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसका संघनित रूप, संघनित मीन्स इसको पूरा समेट दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, CH3, फिर ये क्या है, CH2, फिर क्या हो जाएगा, CH3, CH3। ठीक है, तो इस प्रकार हम संघनित रूप, इसको और हम संघनित कर सकते हैं। जैसे इसको हम और संघनित कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसको भी और संघनित कर सकते हैं, क्या, C3H8 हो जाएगा। अब यहाँ बॉन्ड लाइन यानी केवल बंध वाली लाइन से हम इसको निरूपित करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना कॉर्नर रहेगा उतना कार्बन रहेगा। जैसे अगर हम इसको निरूपित करें तो जैसे ये एक कार्बन दूसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको हम ऐसे जिग जैग यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन से हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे एक डॉट मान के चलो ये कार्बन है, दूसरा डॉट यहाँ कर लिए दूसरा कार्बन, तीसरा यहाँ कार्बन। तो पहला कार्बन दूसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको हम केवल सिंगल लाइन से प्रदर्शित कर लेंगे। दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको हम ऐसे सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित कर लेंगे। तो ये जो संरचना बनेगी, ये संरचना क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। ठीक, अब इसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 कार्बन है, चारों कार्बन को हम ऐसे ऐसे हम दर्शा लेंगे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहला और दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। पहला और दूसरा कार्बन को हम ऐसे डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। दूसरा और तीसरा ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तीसरा चौथा ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसे हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये इस संरचना का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब अगला है कंकाली संरचना। इसमें केवल हम कार्बन से, कार्बन और बंध है, इसमें क्या रहेगा, केवल कार्बन व बंध। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या रहेगा, अपने आप समझ जाओगे कि जितने कार्बन की चारों तरफ कितनी लाइन रहेगी, 4 लाइन रहेगी। जैसे अब सेम इसी का अगर हमको कंकाली संरचना बनानी रहे तो केवल कार्बन और बंध लिखेंगे, यानी पहला कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से, फिर दूसरा तीसरे के सिंगल बॉन्ड से, तीसरा चौथे के सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो इस प्रकार ये कंकाली संरचना हो जाएगी। तो इन 5 प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मुझसे दोस्ती करेंगे।
यहाँ आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन ये अन्य तत्वों के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है, यानी बहुत ही सरल एवं सहजतापूर्ण व्यवहार रख के ये क्या करता है, ये दूसरे तत्वों से क्या करता है, दोस्ती करता है। क्या करता है, दोस्ती करता है। तो जिसके कारण ये अन्य तत्वों से, अन्य तत्व, अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनके भी साथ भी ये बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक। और सबसे बड़ी चीज है कि कार्बन का जो सबसे प्रिय मित्र है वो क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन का सबसे प्रिय मित्र क्या है, हाइड्रोजन है। और इसी हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित करके, इसी हाइड्रोजन को यहां मान के चलिए कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कौन कर रहा है, जैसे हम जेड मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सी जेड हो जाएगा। और ये जो जेड है, ये जो जेड है, जो अब क्या कर रहा है, ये कार्बन के संयोजकता को ये हाइड्रोजन के स्थान पे ये जेड संतुष्ट कर रहा है। अब इस जेड को हम क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहते हैं। इस जेड को हम क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु, यही विषम परमाणु कुछ क्रियात्मक समूह में भी, कुछ क्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो विषम परमाणु है कुछ क्रियात्मक समूह में भी ये उपस्थित होते हैं। अब ये क्रियात्मक समूह है क्या, क्रियात्मक समूह नाम से दिख रहा है, क्रियात्मक समूह मीन्स ये जो विषम परमाणु है ये क्रियात्मक समूह है। ये एक्चुअल में जिस यौगिक के साथ जुड़ेंगे, यानी जिस यौगिक के साथ ये रहेंगे, जिस यौगिक के साथ ये जुड़े रहते हैं या रहते हैं, उनके गुण को, उनके जो गुण होते हैं उनके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो क्रियात्मक समूह है यही इस यौगिक के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, या इस यौगिक को एक विशेष गुण प्रदान करता है। क्या करता है, एक विशेष गुण प्रदान करता है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं क्रियात्मक समूह को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो क्रियात्मक समूह को हम ये कह सकते हैं कि ऐसे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ उपस्थित रहते हैं एवं उस यौगिक को विशेष गुण प्रदान करते हैं, विशेष गुण
प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। अर्थात ये जो गुण होता है, ये जो गुण होता है, ये गुण न तो कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर, न तो कार्बन की श्रृंखला की लंबाई पर, और न ही इसके प्रकृति पर, न ही इसके प्रकृति पर ये गुण निर्भर नहीं करते। मीन्स निर्भर किस पे करेंगे? एक्चुअल में उसके साथ कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है। ठीक है। अब ये क्रियात्मक समूह कौन कौन हो सकते हैं? जैसे अगर कार्बन के साथ OH जुड़ा है, क्या जुड़ा है? OH, तो ये कैसा क्रियात्मक समूह है? ये एल्कोहल का है, एल्कोहल का। अगर उसके साथ CHO जुड़ा है तो ये किसका क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड का। अगर COOH जुड़ा है तो ये किसका क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर बीच में CO है, कहाँ है? बीच में, तो ये किसका है? कीटोन का। किसका है? कीटोन का। तो ये सब क्या है? क्रियात्मक समूह है। इसके साथ साथ कुछ विषम परमाणु भी हम लोग देख लेते हैं। विषम परमाणु, विषम परमाणु जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब हैलोजन कहलाते हैं। ये सब क्या है? ये सब हैलोजन है, जिसे यक्स से व्यक्त करते हैं, जिसे हम यक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? विषम परमाणु है। तो मुझसे दोस्ती करो में क्या रहेगा कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी ये अपना बंध बनाते हैं, क्योंकि कार्बन का एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है सजाती श्रेणी। अगला क्या है? सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी, इसके नाम से हम लोग समझेंगे कि यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है सजाती श्रेणी ना। तो सा मीन्स होता है समान, सा मीन्स क्या होता है? समान। और जात मीन्स होता है लक्षण। जात मीन्स क्या होता है? लक्षण। तो यहाँ जात शब्द कभी भी आए तो लक्षण याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे समजात गुणसूत्र होता है, समजात गुणसूत्र। तो यहाँ तोड़ते हैं सम, जात और गुणसूत्र। सम मीन्स क्या हो जाएगा? समान। जात मीन्स क्या हो जाएगा? लक्षण। और गुणसूत्र मीन्स ऐसे गुणसूत्र जिनके लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। सेम उसी तरह यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनके लक्षण कैसे होते हैं? समान होते हैं। जिनके लक्षण कैसे हो? समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजाती श्रेणी कहते हैं। और अभी हम देख के आए कि लक्षण या गुण, लक्षण या गुण। तो अभी हम लोग देख के आए कि गुण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिकों की ऐसी श्रृंखला
जिनके क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो यहां हम लिख लेते हैं सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। यहां नोटिस ये करना है, क्रियात्मक समूह मीन्स क्या, गुण कैसे हो, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब जैसे हमको एल्केन की सजातीय श्रेणी हमको लिखनी है, एल्केन की, तो एल्केन जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जिसमें पहला जो यौगिक था वो क्या था, CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, फिर उसके बाद C4H10, ऐसे। ठीक है, तो यहां अगर हम दो क्रमागत यौगिकों के बीच अगर हम अंतर देखें, इनके और इनके बीच अंतर देखें, यानी जो सजातीय श्रेणी होती है, इनके दो यौगिकों के बीच हम जब अंतर देखते हैं तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यानी 1 कार्बन का अंतर हुआ, दूसरा यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन। सेम इसी तरह इन दोनों में देख लेते हैं, 2 यहाँ 3 है, यानी कार्बन 1 और 2 हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे CH2, यानी 2 सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, CH2 का आएगा। सेम इसी तरह एल्कोहल का देख लेते हैं, एल्कोहल का, तो एल्कोहल अभी बता, एल्कोहल का क्रियात्मक क्या होता है, ये क्रियात्मक समूह OH होता है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन OH द्वारा कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3OH। सेम यहाँ पे C2, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, H5 हो जाएगा, OH जोड़ देंगे, यहाँ पे C3H7OH हो जाएगा, यहाँ पे C4H9 OH हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, बाकी सेम है। सेम यहाँ पे CH2, सेम CH2। ठीक है, तो इस प्रकार अंतर कितने का आ रहा है, CH2 का अंतर आता है। ठीक, तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि सजातीय श्रेणी में अब जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान इधर से इधर जाने पे इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कैसा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। तो आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ जो इसके भौतिक गुण हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी चेंज होंगे, ये वो भी बदलेगा ना, परिवर्तित होते हैं। लेकिन जो रासायनिक गुण हैं वो चेंज नहीं होता। ठीक है, भौतिक गुण जैसे क्वथनांक ले लेते हैं, गलनांक ले लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होंगे, ये आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ ये सब क्या होते हैं, ये सब बढ़ते हैं, ये सब क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये सजातीय श्रेणी हुई।
अगले लेक्चर में हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।